हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं लैब का सेशन आपका आज है। तो लास्ट सेशन में हमने जो प्रैक्टिकल हमारा चल रहा था, जहां पर आपने क्या किया था, जिंक की हाइड्रो जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है उसके साथ रिएक्शन कराई थी, और फिर आपने देखा था कि जिंक क्या करता है, हाइड्रोजन को वहां पर विस्थापित कर देता है, जहां पर कि एक मेटल जो है वो नॉन मेटल को विस्थापित कर रही है, और ये एकल विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। और आपने देखा था कि जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं यहाँ पर दी गई हैं वो आपको बतानी है कि फिजिकल चेंज के अंतर्गत आएंगी या केमिकल चेंज के अंतर्गत। तो वही आज के सेशन में आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ और रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करते हैं, और जिस रासायनिक अभिक्रिया को हम देख रहे थे उसी का एनिमेटेड वीडियो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की। केमिकल रिएक्शंस आपका यहाँ पर चल रहा था। ऑब्जेक्टिव था टू कैरी आउट द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड क्लासिफाई देम एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, जो आपने कर लिया था प्रैक्टिकल। सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्यूशंस इन वाटर। आयरन नेल विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन वाटर। जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हीटिंग ऑफ कॉपर सल्फेट। तो ये सारी रासायनिक अभिक्रियाएं आपने करनी है, और फिर आपने बताना है कि ये फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा। जिसमें आपने बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर कर लिया है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन करवा के आप लोगों ने देख लिया है। आयरन नेल विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन वाटर, ये भी हो गया है। जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसका प्रोसीजर आप लोगों ने देख लिया था कि क्या हम लोग प्रोसीजर अपनाएंगे। और हीटिंग ऑफ कॉपर सल्फेट ये हमारा रहता है, तो आज के सेशन में हम लोग ये करेंगे। जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हम लोग ये वाली रिएक्शन पे आते हैं। तो करना क्या है आपको, रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड इट डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स. Zinc reacts with dilute sulfuric acid to form zinc sulfate and hydrogen gas is evolved. This is a single displacement reaction of a non-metal by a metal. क्या हो रहा है, जिंक आपका अधिक अभिक्रियाशील है। अभिक्रियाशीलता का क्रम देखा है ना आपने, तो जिंक ऊपर आता है हाइड्रोजन से, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा। तो यही होता है यहाँ पर। हाइड्रोजन का विलयन है सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन को जिंक क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है, और अपना सल्फेट का सोल्यूशन बना देता है जो कि जिंक सल्फेट है आपका, और हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाती है। प्रोडक्ट क्योंकि आपके इंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम रिएक्टेंट्स, तो आपका जो रिएक्शन होगी वो किसके अंतर्गत आएगी, यहाँ पर केमिकल चेंज के अंतर्गत आएगी। ओके, प्रोसीजर पे हम लोग बात करेंगे। रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मटीरियल्स रिक्वायर्ड, जिसमें आपको जिंक ग्रेन्यूल्स, ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, टेस्ट ट्यूब्स, कोनिकल फ्लास्क, NaOH डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, किप्स ऑपरेटर्स, ये सारी रिक्वायरमेंट है आपकी। ये मैंने आपको नोट भी करवाया था, लैब प्रोसीजर आपको नोट करवाया था, जिसमें आपने कहा टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट H2SO4 इन अ कोनिकल फ्लास्क। एक शंक्वाकार फ्लास्क में आपको क्या लेना है, स्मॉल क्वांटिटी में डाइल्यूट H2SO4 लेना है। एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स टू इट। अब आप उसमें क्या डालेंगे, स्मॉल क्वांटिटी में जिंक ग्रेन्यूल्स डालेंगे। ब्रिंग अ वेट ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर नियर द माउथ ऑफ द कोनिकल फ्लास्क वन बाय वन। आप क्या करेंगे, एक के बाद एक, जैसे आपने जिंक ग्रेन्यूल्स को ऐड किया, एक के बाद एक दोनों लिटमस पेपर ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो आपकी हाइड्रोजन गैस बन रही है उसका नेचर आपको पता करना है कि एसिडिक है या बेसिक है। ओके, देन कॉक द फ्लास्क with a one board cork and insert a jet tube through the hole in the cork. अब आप क्या करेंगे, जो आपका फ्लास्क है उसमें एक कॉर्क लगा देंगे। कॉर्क कैसी होनी चाहिए, उसमें एक होल होना चाहिए, वन बोर्ड कॉर्क जो आपकी होती हैं, उस होल में आप क्या इंसर्ट कर देंगे, जेट ट्यूब इंसर्ट कर देंगे। देन ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर द माउथ ऑफ द फाइन जेट ट्यूब। फाइन जेट ट्यूब के बाहर आप क्या करेंगे, एक बर्निंग कैंडल ले जाएंगे उसके पास में। क्यों, क्योंकि आपको हाइड्रोजन गैस का टेस्ट करना है। नाउ पोर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द सोल्यूशन फ्रॉम द कोनिकल फ्लास्क इनटू अ टेस्ट ट्यूब। अब कोनिकल फ्लास्क में जो सोल्यूशन बना है उसको आप थोड़े से अमाउंट में एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इनटू इट। थोड़ी सी मात्रा में उस टेस्ट ट्यूब में अब आप क्या डालेंगे,
सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डालेंगे, अ वाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, एक सफेद रंग का जिलेटिनस प्रेसिपिटेट वहां पर बनेगा। एड एक्सेस ऑफ NaOH इनटू द प्रेसिपिटेट, इनटू द जिलेटिनस प्रेसिपिटेट। जो प्रेसिपिटेट बना है, देखो आपने क्या किया था, आपने कुछ नहीं किया, आपने H2SO4, आपने डाइल्यूट H2SO4 लिया था शंक्वाकार फ्लास्क में, उसमें आपने जिंक के जो दाने हैं, ग्रेन्यूल्स जिन्हें आप कह रहे हो, वो ऐड किए। जब आपने जिंक ऐड किया तो ऑब्वियस सी बात है जिंक और H2SO4 के बीच रिएक्शन होगी, ZnSO4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस वहां पर बनेगी। हाइड्रोजन गैस का नेचर को पता करने के लिए आपने उसके बाहर से क्या किया, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर आप ले गए, ठीक है। उसमें जो भी टेस्ट निकल कर आया है वो आप ऑब्जर्वेशन में नोट करेंगे अपना। इसके बाद आपने क्या किया, जो फ्लास्क है उसके मुंह पर आपने कॉक लगा दी। कॉक कैसी है, जिसमें कि एक छेद है, वहां से आप जेट ट्यूब इंसर्ट कर देंगे, लगा देंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, एक बर्निंग कैंडल उसके जो जेट ट्यूब का माउथ है उसके पास ले जाएंगे। बर्निंग कैंडल तो फ्लेम आपकी क्या होगी, जो हाइड्रोजन गैस है वो जलेगी पॉप साउंड के साथ, आप जानते हैं। इसके बाद अब आपने क्या करना है, शंक्वाकार फ्लास्क में अभी भी सोल्यूशन है ना ZnSO4 का, वो सोल्यूशन आपने एक टेस्ट ट्यूब में लेना है। तो टेस्ट ट्यूब में जो सोल्यूशन आएगा उस सोल्यूशन में आपने NaOH डालना है। जैसे ही आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला वहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आप एक्सेस अमाउंट में डालेंगे तो वो प्रेसिपिटेट जो है वो क्या हो जाएगा, वहां पर सॉल्युबल हो जाएगा। ओके, ना प्रेसिपिटेट इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH। NaOH की एक्सेस मात्रा में प्रेसिपिटेट आपका सॉल्युबल होता है। देन टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन इन अनदर टेस्ट ट्यूब एंड पास H2S गैस थ्रू इट यूजिंग किप्स ऑपरेटर्स। अब क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट में आप फिर से सोल्यूशन लेंगे एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में और उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास कराएंगे यूजिंग किप्स ऑपरेटर्स का यूज करके। अ व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, एक सफेद रंग का प्रेसिपिटेट वहां पर भी फॉर्म होगा, यानी कि वहां पर भी बनेगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन में क्या क्या आ रहा है, आफ्टर एडिंग जिंक ग्रेन्यूल्स टू डाइल्यूट H2SO4 इवोल्यूशन ऑफ गैस बबल अकर। जैसे ही आपने जिंक ग्रेन्यूल्स और डाइल्यूट H2SO4 का आपस में मिलाया तो आपका क्या हुआ, गैस बबल वहां पर बने। द गैस कमिंग आउट डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। जो वहां पर गैस बाहर निकली उसने क्या किया, उसने ब्लू और रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं किया। दैट मीन्स कि उसका नेचर ना तो एसिडिक है ना बेसिक है। ओके, ऑन ब्रिंगिंग द फ्लेम द गैस कमिंग आउट ऑफ द जेट tube burn instantaneously with a small explosion and produce a pop sound and the flame dips out. Now on adding NaOH to the small amount of solution taken from the conical flask, white gelatinous precipitate is formed which is soluble in excess of NaOH. On passing hydrogen sulfide gas through the solution taken in the test tube, a white precipitate is formed. Okay? ये सारी आपकी ऑब्जर्वेशन है। इन्फरेंस में आपने क्या देखा, पहली रिएक्शन में आपको हाइड्रोजन गैस बनते हुए दिख रही है, दूसरे में आपने क्या बोला, जब रेड लिटमस और ब्लू लिटमस पेपर के साथ कोई कलर चेंज शो नहीं हुआ, दैट मीन्स हाइड्रोजन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर, यानी कि हाइड्रोजन गैस ना ही अम्लीय है और ना ही क्षारीय प्रकृति का होगा। ओके, NaOH reacts with ZnSO4 to form a white gelatinous precipitate of zinc hydroxide which is soluble in excess of NaOH। ठीक है, तो ZnSO4 का सोल्यूशन लिया था आपने कोनिकल फ्लास्क से, जब आपने उसमें NaOH डाला तो उसमें एक प्रेसिपिटेट बना जो किसका है, जिंक हाइड्रोक्साइड को होगा। और साथ ही आप क्या बोल रहे हो, उस जिंक हाइड्रोक्साइड में जब आप एक्सेस में NaOH डाल रहे हो तो आपका वो क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। ओके, Now ZnSO4 react with H2SO4 to form a white precipitate of zinc sulfide। वही ZnSO4 जो आपने फिर से कोनिकल फ्लास्क से दूसरी टेस्ट ट्यूब में लिया था, उसमें आपने क्या कहा कि किप्स ऑपरेटर्स का यूज करके हम लोग उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करते हैं, तो उसके बाद हमें जिंक सल्फाइड बनता हुआ दिखता है जिसका व्हाइट रंग का, आपका सफेद रंग का प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप आपको प्राप्त होगा। ओके, इससे क्या क्या समझ आया, एक जिंक मेटल इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, एक तो जिंक आपका क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है हाइड्रोजन से, एंड क्योंकि जिंक आपका क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और क्योंकि एक एटम का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पर, आप कहेंगे कि एक मॉलिक्यूल का यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट के अंतर्गत आएगी जो कि एक नॉन मेटल का हो रहा है एक मेटल के द्वारा। ओके, एंड ZnSO4 इज
entirely different in chemical composition and chemical properties than Zn and H2SO4, so it is a chemical change. Okay, क्योंकि आपका प्रोडक्ट जो है वो एंटायरली डिफरेंट है रिएक्टेंट से, इसलिए किसके अंतर्गत आएगा, आपका केमिकल चेंज के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहाँ पर न्यू सब्सटेंस आपका फॉर्म हो रहा है. ओके, प्रिकॉशंस में, सावधानी में आप क्या क्या लिखेंगे? यूज केमिकल्स जुडिशियली, डू नॉट इनहेल गैसेस इवॉल्व डायरेक्टली, hydrogen gas instantaneously burns with mild explosion, therefore a fine jet tube should be used to see the burning of hydrogen and handle acids and alkalis carefully. Okay, animated video हम लोग इसका देखेंगे. Displaced by sulfate ions. Reaction of zinc with dilute sulfuric acid. We require zinc granules, dilute sulfuric acid, NaOH, test tubes, conical flask, Kipps apparatus, cork and glass tube. Using a spatula, take some zinc granules and transfer this into the conical flask containing dilute sulfuric acid. Bubbles of hydrogen gas are revolved as zinc granules react with dilute sulfuric acid. Show a wet red litmus paper over the mouth of the conical flask. There is no change in the color of the red litmus paper. Then show a wet blue litmus paper over the mouth of the conical flask. There is no change in the color of the blue litmus paper. This indicates that hydrogen gas is neither acidic nor basic. Now, cork the conical flask with a single board cork. Introduce a fine jet tube through the hole in the cork. Bring a burning candle near the mouth of the fine jet tube. On bringing the flame, the gas coming out of the jet tube burns instantaneously with a small explosion, produces a popping sound and then dips out. Now, pour about 2 ml of the solution from the conical flask into a clean test tube. Then add a few drops of NaOH solution to the test tube. A white gelatinous precipitate is formed. Shake the test tube well. Then add NaOH in excess to the test tube. The white precipitate is dissolved when NaOH is added in excess. The precipitate formed is ZnOH2. This indicates the presence of Zn2+ ions in solution. Place the test tube in a test tube rack. Then pour about 2 ml of the solution from the conical flask into another test tube. Pass hydrogen sulfide gas through the solution in the test tube using Kipps apparatus. Shake the test tube. A white precipitate of zinc sulfide is formed. From this reaction, we can infer that zinc is more reactive than hydrogen, so it displaces hydrogen from dilute acids and passes into the solution as Zn2+ ions. लास्ट आपका जो रिएक्शन है वो है हीटिंग ऑफ कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट को हीट करेंगे आप लोग, ठीक है. मटेरियल्स रिक्वायरमेंट में है बंसन बर्नर, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, टेस्ट ट्यूब होल्डर, बॉइलिंग ट्यूब आपको चाहिए. लैब प्रोसीजर में हम लोग देखते हैं टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब. एक बॉइलिंग ट्यूब में आप क्या कर लेंगे, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को बॉइल रखेंगे. नाउ होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ टेस्ट ट्यूब होल्डर. इस टेस्ट ट्यूब होल्डर की सहायता से आप उस बॉइलिंग ट्यूब को पकड़ लेंगे. हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ बर्नर फर्म जेंटली एंड देन स्ट्रांगली. ओके, धीरे धीरे आप हीट करेंगे बॉइलिंग ट्यूब को, पहले कम फ्लेम पे और बाद में आप स्ट्रांगली हीट करेंगे. ऑब्जर्व द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग फॉर सम टाइम. कुछ समय के लिए आप जब उसको हीट करते हैं तो आप कलर चेंज या किस तरह से कलर को बदला है उसका या फिर क्या हुआ है वो आप लोग नोट करेंगे. ओके, नोट द वाटर ड्रॉपलेट्स अलोंग द साइड्स ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब. ओके, ये भी नोट करेंगे कि बॉइलिंग ट्यूब के साइड्स में जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो है या नहीं, या फिर क्या उनमें परिवर्तन आया है उसके बारे में.
रिमूव द बॉइलिंग ट्यूब फ्रॉम द फ्लेम एंड कूल। अब आप क्या करेंगे, बॉइलिंग ट्यूब को हटा देंगे फ्लेम से और उसको ठंडा कर लेंगे। एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन अ सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन्ड आफ्टर हीटिंग। हीटिंग के बाद जो कॉपर सल्फेट आपके पास है उसमें आप क्या करेंगे, 2-3 ड्रॉप वाटर के डालेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, ऑन हीटिंग द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू व्हाइट। रंग परिवर्तित हो जाता है, नीले रंग का कॉपर सल्फेट सफेद हो गया है आपका। देयर आर वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। आपको वहां पर वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे बॉइलिंग ट्यूब की जो वॉल है उस पर। ऑन एडिंग 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर व्हाइट कॉपर सल्फेट टर्न्स ब्लू। जो सफेद हो गया था आपका कॉपर सल्फेट वो फिर से कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। इन्फरेंस में क्या क्या देखने को मिलेगा, एक तो आपको ये रिएक्शन देखने को मिल रही है जो कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल थे उनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था, इसीलिए फॉर्मूला क्या लिखवाया गया, CuSO4.5H2O लिखाया गया। ओके, जो कि सॉलिड स्टेट में था, लेकिन उसमें फिर भी वाटर वहां पर प्रेजेंट था। इसी वजह से जब उसको क्या किया गया, हीट किया गया, तो हीट किए जाने पर उससे वाटर की जो ड्रॉप्स बनी है वो उसी के अंदर से आई है। ऑन हीटिंग हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट लूजेज इट्स वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म्स white colored anhydrous copper sulfate. Okay, on adding water anhydrous copper sulfate changes to hydrated copper sulfate. अगर आप इसमें दोबारा पानी ऐड करेंगे, देखो क्या हुआ था, नीला कॉपर सल्फेट तब था जब उसमें पानी था। जैसे ही आपने उसको हीट किया, पानी उसका बाहर अलग हो गया, वो फिर से कैसे हो गया, वहां पर एनहाइड्रस हो गया। ओके, एनहाइड्रस होने पर उसका कलर व्हाइट हो गया फिर से। जैसे ही आपने व्हाइट में फिर से पानी ऐड किया, वो ब्लू हो गया। ओके, सो इट इज रिवर्सिबल केमिकल चेंज। ये केमिकल चेंज तो है पर कैसा है, रिवर्सिबल है। ओके, देन प्रिकॉशंस, कीप द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस एंड ऑल्सो फ्रॉम अदर क्लासमेट्स। आप टेस्ट ट्यूब के का जो माउथ है उसको दूर रखेंगे सभी से, खुद से भी और अपने आसपास के जो भी आपके आसपास प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा होगा उनसे भी। ऑलवेज यूज टेस्ट ट्यूब होल्डर वाइल हीटिंग द टेस्ट ट्यूब। जब भी टेस्ट ट्यूब होल्डर को हीट करेंगे तो हमेशा जब भी टेस्ट ट्यूब को हीट करेंगे ऑलवेज आप क्या करेंगे, होल्डर का प्रयोग करेंगे। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। ठीक है, कॉपर सल्फेट पॉइजनस होता है नेचर में, इसलिए आप उसका बहुत कम मात्रा में यूज करेंगे। ओके, तो इसका आप लोग प्रोसीजर नोट कर लेंगे जल्दी से। चलिए एनिमेटेड वीडियोस का देखते हैं हम लोग, कॉपर सल्फेट को हीट करने का। ओके, Heating of hydrated copper sulfate. We require hydrated copper sulfate crystals, distilled water, spatula, test tube holder, boiling tube, and a Bunsen burner. Hold the boiling tube with the test tube holder. Using a spatula, take a small quantity of hydrated copper sulfate crystals from the watch glass and put it into the boiling tube. Heat the boiling tube over the flame of the burner, first gently and then strongly. On heating, copper sulfate crystals change its color from blue to white and water droplets are left on the walls of the boiling tube. Hydrated copper sulfate contains water of crystallization, CuSO4, 5H2O. On heating, copper sulfate crystals lose its water molecules and form white-colored anhydrous copper sulfate, CuSO4. Remove the boiling tube from the flame and cool it for some time. Using a dropper, take a small quantity of distilled water. Add 2 to 3 drops of water into the boiling tube containing the sample anhydrous copper sulfate obtained after heating. The white copper sulfate turns blue, indicating that the blue-colored hydrated copper sulfate is regenerated. So this reaction is a reversible chemical change. तो बच्चों यहाँ पर आज के सेशन में हमने 2 और प्रैक्टिकल देखे, जिसमें आपका जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने रिएक्शन देखा, जहाँ पर जिंक क्या करती है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। और सेकंड हमने देखा कॉपर सल्फेट को अगर हीट किया जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है।
उसका पहले ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल का, जैसे हीट करेंगे तो उससे वाटर रिमूव हो जाएगा, एनहाइड्रस हो जाता है और वो वाइट कलर का हो जाएगा। देन अगेन जब आप उसमें 2-3 ड्रॉप्स वाटर के ऐड करेंगे तो उसका फिर से ब्लू कलर आ जाता है। ये भी केमिकल चेंज के अंतर्गत, लेकिन ये रिवर्सिबल टाइप का होगा, जहाँ पर आप क्या कह रहे हैं कि पहले जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट था आपके पास, जब आपने उससे व्हाइट कलर का कॉपर सल्फेट प्राप्त किया, जो आपका एनहाइड्रस था, उससे आपने दोबारा हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को प्राप्त कर लिया उसमें वाटर ड्रॉप्स ऐड करने के बाद, ओके। और ये केमिकल रिएक्शंस को आप अपनी लेबोरेटरी में भी इसी प्रोसीजर के थ्रू परफॉर्म करेंगे। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।